हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप सबको पता है कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनमें सभी में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। स्पेशली DSSB में सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फाइन आर्ट से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट वाला होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है हमारा, इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी ये जो हैं वो हम सेकेंड वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसके समय की अगर हम बात करें तो इसके समय के बारे में अभी तक जितने भी जो विद्वान हुए हैं, जितने भी इतिहासकार हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से इनका अलग अलग टाइमिंग बताया है। कहीं पर भी इनका टाइमिंग सेम नहीं है। आपको सब जगह हर बुक में आपको अलग अलग टाइमिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो प्रोफेसर मार्शल थे, जॉन मार्शल, उनके अनुसार उन्होंने 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका समय बताया है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का समय कौन सा है, या फिर कई बार जैसे नाम दे दिया जाता है कि जैसे मार्शल के अनुसार टाइमिंग कौन सा है, अर्नेस्ट मैक के अनुसार टाइमिंग कौन सा है। तो उस वजह से आपको, अगर आप ये चारों देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रोफेसर मार्शल हैं, जिन्होंने 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका समय बताया है। उसके बाद है अर्नेस्ट मैक, उन्होंने 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग बताया है। उसके बाद है मार्टिमर व्हीलर, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और सबसे लास्ट में है कार्बन डेटिंग, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अब आपको, अगर आप सारे याद नहीं रखते हैं, आपको याद रखना है तो आप सिर्फ कार्बन डेटिंग का याद रखेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कौन सा है, तो आप यही आप राइट करके आएंगे, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, तो आद्य प्रागैतिहासिक काल की है। इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें आपको पता है जो नवपाषाण काल है, पुरापाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, और फिर उसके बाद में जो नवीन सभ्यता है वो है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर अब इसके विस्तार की अगर हम बात करें कि ये कितनी जगह में फैला हुआ है, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। ठीक है। जितने भी आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप जितने भी जो पुराने जो संस्कृति है हमारी, कोई आप स्थल आपने देखे हैं, तो उनका जो चाहे वो उनका टाइमिंग हो, चाहे वो उनका विस्तार हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। अगर लिखित में प्रमाण मिलते हैं कहीं उस जगह से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट इतना ही होगा। लेकिन अगर लिखित में प्रमाण नहीं मिलते तो सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक माना गया है। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें स्थल कितने, लगभग अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि 1500 स्थल है, उनमें से भारत में भी मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, और आपका जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर भी मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं 2। ये बिल्कुल फिक्स है, आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से मिले हैं ये भी, अफ़गानिस्तान में 2 मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं, एक तो मिला है मुंडी गाक, और एक मिला है शोतुरगई। ठीक है, तो ये आप 2 ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में लगभग 500 से 550, ठीक है, 500 से 550 यहाँ पर स्थल खोजे जा चुके हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग आप 900 से 1000 यहाँ पर 900 से 1000 यहाँ पर स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है।
तो ये तो हो गया इनके बारे में कि अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए इसकी तुलना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी तुलना, ये आप सबको पता है काफ़ी विकसित जो सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और इसके साथ ही यहाँ पर अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि ये जो सभ्यता है काफ़ी शांतिप्रिय सभ्यता थी। तो इसकी जो तुलना है वो विकसित होने के कारण इसकी तुलना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती है। उसके बाद ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर ये जो नगर बने हुए थे तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। जैसे कि एक तो ये हो गया और एक होता था इससे थोड़ा सा नीचे। तो ये जो ऊपर होता था, ठीक है, टीले के जो ऊपर होता था इसे बोलते थे पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग या ऊपरी टीला, कुछ भी बोलते थे, ठीक है, तीनों में से। और जो नीचे की तरफ बना हुआ होता था उसे बोलते थे निचला टीला या फिर पूर्वी दुर्ग, ठीक है, निचला टीला या पूर्वी दुर्ग। अब देखिए ये ऐसे क्यों बने हुए थे, जो ऊपर वाला है इसमें रहते थे जो भी पुरोहित होते थे, जो थोड़े जो संपन्न होते थे लोग, वो इसमें रहते थे, ठीक है, जो ओहदे में ऊंचे होते थे। और यहाँ पर जो निम्न ओहदे के लोग होते थे वो यहाँ पर रहते थे, जो श्रमिक हो गए, ठीक है, ये इस टाइप के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए उसके बाद इसकी जो खोज है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, अब देखिए इसका नाम, इसको सिंधु घाटी सभ्यता तो बोलते ही हैं, उसके साथ ही इसे मृण पात्रों की सभ्यता, मिट्टी के पात्रों की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इन सब नाम से भी जानते हैं। और जो कई इतिहासकार, जो कई विदेशी इतिहासकार हैं वो इसका निर्माण जो सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन लोगों के द्वारा इसका निर्माण मानते हैं। उनका कहना है कि जो सुमेरियन लोग थे उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहने को मिलता है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर चार जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग स्थान मिले हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर में कौन सा स्थान है, पूर्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए जो उत्तर है, उत्तर में हमें मिलता है मांडा, उत्तर में जम्मू कश्मीर की तरफ मिलता है मांडा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में मिलता है दाइमाबाद, ये डाई नहीं है, दाइमाबाद है, दाइमाबाद, ठीक है। उत्तर में दाइमाबाद, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र की तरफ। उसके बाद है पूर्व में मिलता है हमें आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी की तरफ का जो एरिया है वहाँ पर आलमगीरपुर। और उसके बाद पश्चिम में हमें मिलता है सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर मिलता है सुतकांगे डोर। तो ये आपसे नहीं पूछा जाता, जम्मू कश्मीर दाइमाबाद ये आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, सर, ठीक है। तो ये चारों आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम इसकी लिपि की बात करें तो देखिए इसकी जो लिपि है, सबसे पहले इसकी लिपि पढ़ने में नहीं आई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अक्षर हैं वो सिर्फ चित्रों के माध्यम से दिखाए गए हैं, ठीक है। तो चित्रों के माध्यम से दिखाए गए हैं, इसलिए इसकी जो लिपि है उसको हम बोल सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। और इसमें टोटल 396 जो चिन्ह हैं, वो जो ये चिन्ह आप देख सकते हैं, तो 396 जो चिन्ह हैं वो मिले हैं। इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली जो आकृति है, चिन्हों की आकृति है, लिपि की आकृति है, वो किस शेप की है। तो वर्तमान का जो यू है, ठीक है, जो यू बनाते हैं हम, तो मोस्टली जो आकृतियां हैं वो यू शेप की हैं। अब इसकी जो पंक्ति है वो पहले दाएं पंक्ति से ये इस टाइप से चलेगी, दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति में फिर बाएं से दाएं, तो ये इस टाइप से चलेगी। वर्तमान में हम इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन
इसमें उल्टा चलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नापतोल की जो इकाई है वो 16 के अनुपात में थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनकी पहचान हुई है, जिससे इनके जो सभ्यता है उसके बारे में पता चला है, तो वो है मोहरों से। तो मोहरें सबसे पहले तो जो मोहरें हैं वो मोस्टली मोहरें वर्गाकार में मिली हैं, ठीक है। मोस्टली मोहरें वर्गाकार में मिली हैं, लेकिन वर्गाकार के साथ साथ ही यहाँ पर गोल और ढोलनाकार मोहरें भी मिली हैं, ठीक है। वर्गाकार सबसे ज़्यादा मिली है, उसके बाद गोल और ढोलनाकार भी मिली हैं। और ये जो मोहरें थी ये सेल खड़ी की हैं। अब सेल खड़ी क्या होती है, जब मिट्टी होती है उसको पका लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेल खड़ी। उसके बाद नीले और सफ़ेद पत्थर की उभरी हुई आकृति की मोहरें मिली हैं, और इन जो मोहरें होती थी इनके ऊपर सिंह, बैल, हाथी, बकरा, भैंसा आदि के जो चित्र हैं वो मिलते थे। सारी जो मोहरें हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चित्र, जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में इस सभ्यता का पता चलता है, तो वो है मोहरें। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहरों का उद्देश्य व्यापार या वाणिज्य। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया था कि जो मोहरें थी उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, कि स्वामित्व का ऐसा कुछ ऑप्शन में था, एक था वाणिज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य। वो लोग जो मोहरों का उपयोग है वो व्यापार के लिए करते थे। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से मिलता है, वहाँ पर पत्थर नहीं थे, ठीक है। भवनों का जो निर्माण है वो ईंटों से मिलता है और पत्थरों से नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की मूर्तियों के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर कुरूपता के भाव दर्शाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पर स्त्रियों के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर कुरूपता के भाव दर्शाए गए हैं। उसके बाद भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के मिलते थे। जैसे सबसे पहले तो जो होता है, जो गेहूँ, सरसों, उसके बाद जो कछुए का मांस होता है, बकरी का मांस होता है, तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पर जैसे तरबूज हो गया, तो ये यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन किए जाते थे। खेल जो है यहाँ पर, खेल पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, तो ये यहाँ के जो प्रमुख मनोरंजन के साधन कहे जा सकते हैं वो थे। उसके बाद जो सूती वस्त्र है वो उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है, सूती वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो सूती और ऊनी कहा जाता है कि सूती और ऊनी दोनों ही वस्त्रों का जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोग यूज़ करते थे। उसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए कि यहाँ पर वृक्ष कौन सा, तो सबसे आप जो वृक्ष पूछा जाए तो आप लिखेंगे पीपल, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष पीपल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ के मृदबांड बहुत प्रसिद्ध थे। मृदबांड आप देख सकते हैं, पहले आप फोटो देखिए, तो देखिए ये मृदबांड आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाल मिट्टी से बनाए हुए हैं। सॉरी, एक मिनट। तो देखिए लाल मिट्टी के ये मृदबांड है, और इनके ऊपर काले रंग से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनसे देखिए डिजाइन्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, तो देखिए जो मृदबांड, चाक पर मिट्टी के बर्तन। सबसे पहली बात तो यहाँ के जो बर्तन हैं वो चाक पर बनाए गए हैं, तो चाक का जो आविष्कार है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखेगा। उसके बाद चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, हाथ से बर्तन नहीं बनाए जाते थे। कुछ घुंडीदार पात्र भी मिले हैं, कई तरह के यहाँ पर बर्तन मिले हैं, और लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे, उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। बहुरंगी मृदभांड यानी कई कलर में जो बर्तन है, मृदभांड है, वो बहुत कम मिले हैं। कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। जो चमक होती है वो चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि बर्तन चमकदार दिखाई देते हैं, वो चढ़ाने की जो सबसे प्रक्रिया है, ओप का मतलब होता है चमक, तो वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। और मृदभांड के ऊपर ज्योमितीय आकृतियाँ और पशुओं के चित्र मिले हैं। यहाँ पर जो बर्तन होते हैं तो उन पर मनुष्य की आकृति नहीं मिली,
ठीक है, मनुष्य की आकृति नहीं मिली, ज्योमेट्रिकल शेप्स मिली हैं और साथ ही कुछ पशुओं के चित्र मिले हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आभूषण की बात करें, यहाँ पर आभूषण में श्रृंगारदानी के और भी जो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान होता है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। वो हम आगे जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसमें बात करेंगे कि कहाँ से मिले हैं, क्या क्या मिला है। अभी के लिए देखिए यहाँ पर आभूषण मिले हैं। आभूषण किस चीज़ के होते थे? ये पकी हुई मिट्टी के होते थे, धातु के होते थे, हड्डी के बने हुए होते थे। इसमें अब कौन कौन से आभूषण होते थे? तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, गले का है, हाथ में पहनने का कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से तो गले का हार, तांबे के कड़े, मन के झुमके, कुंडल, सेलखड़ी के मन के, पैरों के कड़े आदि मिले हैं। अब हरियाणा के एक फरमानापुरा स्थल से एक समाधान पाया गया है जिसमें कि शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को काशी युगीन सभ्यता कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांस्य है वो तांबा और टिन को मिलाने से बनता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो भारत में कहाँ खोजे गए हैं, तो वो गुजरात में सबसे अधिक पुरास्थल खोजे गए हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कुछ मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं जिसमें सबसे फेमस हैं सिर हिलाने वाले कुकुदमान, दो त्वंगी वृषभ, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ आदि इसमें मिले हैं। डायरेक्ट इनमें से कुछ भी दे दिया जाएगा कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये आप सारे नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम रंग की बात करें, जो यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे उनमें कैसे रंग प्रयोग होते थे, तो खनिज रंगों का उनमें प्रयोग होता था। अब खनिज रंगों के में जैसे कि काजल, खड़िया, गेरू आदि का प्रयोग करते थे। और वो जो ब्रश बनाते थे, तुलिका बनाते थे, उसके लिए ये लोग क्या करते थे कि कोई भी रेशेदार लकड़ी या बांस वगैरह लेते थे, उसका एक किनारा लेकर उसे अच्छे से कूटते थे, ठीक है। एक किनारा लेकर उसे अच्छे से कूट देते थे जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता था और फिर इससे वो चित्र बनाते थे। और रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाते थे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को प्याली के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद इसके विनाश के कारणों का कुछ फिक्स नहीं है कि क्यों इसका विनाश हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत आए हैं वो आए हैं कि इसका जो विनाश है वो बाढ़ के कारण माना जाता है। तो विनाश के कारण हम इनके बाढ़ मान सकते हैं। हो सकता है कोई बीमारी भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर बाढ़ आई जिससे कि इस सभ्यता का जो विनाश है वो हो गया। जब स्टुअर्ट पिगार्ड थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट पिगार्ड ने ये बात कही है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं हड़प्पा की। तो 1878 में श्री कनिंघम ने इसकी खोज की थी। 1878 में इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता इसके दयाराम साहनी थे और रावी नदी के किनारे है। इसका जो स्थान है वो मोंट मोगरी है, पंजाब में, ठीक है। ऋग्वेद में इसे हरी यूपिया के नाम से बुलाते थे। उसके बाद देखिए, जो सड़कें हैं, अब इसमें सड़कें कैसी होती थी? जो सड़कें हैं वो पक्की होती थी। राजमार्ग की चौड़ाई 33 फुट और जो दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। इसमें जो नालियाँ थी वो ढकी हुई होती थी। कहीं कहीं पर जो अन्य शहर हैं, जो अन्य सभ्यता, जो अन्य स्थल मिले हैं, वहाँ पर लकड़ी की जो नालियाँ भी मिली हैं जिनको लकड़ी के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर पक्की सड़कें मिलती थी। राजमार्ग की चौड़ाई 33 फुट थी और दरवाजे जो है वो गलियों की तरफ खुलते थे। उसके बाद देखिए, स्वास्तिक, ये आप सबको पता होगा। जब हमने लिपि देखी थी, अगर आपने ध्यान किया हो तो जब हमने लिपि देखी थी तो लिपि में भी जो अक्षर बने हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि स्वास्तिक का चिन्ह था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से स्वास्तिक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता का देन माना जाता है। अब यहाँ की जो ईंटें हैं उनमें एल आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ की सत्ता कैसी थी, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक।
तो यहाँ की सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है या सबसे बड़ा स्थल हम इसे बोल सकते हैं, वो मिला है अन्नागार। देखिए तो यहाँ पर मिला है अन्नागार। अब अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिला है, लेकिन बड़ा कहाँ का है, ये हड़प्पा का है। इसमें 12 कमरे मिले हैं। और अब 12 कमरे किस तरह से थे वो भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए जैसे ये अन्नागार है, तो यहाँ पर जैसे 6-6 की पंक्ति में, अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए तो जैसे 6 ऊपर और 6 नीचे, इस तरह से 6 ऊपर और 6 नीचे, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कमरे मिले हैं। उसके बाद पश्चिमी टीले में श्रमिक आवास मिले हैं। 18 वृत्ताकार यहाँ पर चबूतरे मिले हैं और धान को कूटने के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद कब्रिस्तान मिला है R37। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, जिसको कि उर्वरता का प्रतीक माना गया है। इसको उर्वरता का प्रतीक, ठीक है। तो ये आपका मिला है हड़प्पा से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर और जो सबसे फेमस है वो है मनुष्य धड़ मिला है। ये जो मूर्ति आप देख सकते हैं, ये लाल पत्थर की बनी हुई है और ओपी गई है, यानी कि इस पर चमक चढ़ाई हुई है। इतने सालों बाद भी इसमें चमक बनी हुई है और इसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें गठन है। इसका जो पेट है वो हल्का सा बाहर निकला हुआ है। इसका समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व माना गया है और इसका जो वर्तमान में संग्रहण है वो नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा और हड़प्पा से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो देखिए उनमें सबसे पहले है हाथी का कपाल, जो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। ओखली, श्रमिक आवास। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। तांबे से निर्मित मानवाकृति, कांसे की इक्का गाड़ी, ये कांस्य है, कांसे की इक्का गाड़ी। लकड़ी के ताबूत में सवादान, ठीक है। और सवादान कैसा था, सवादान को नाम दिया गया था R37। उसके बाद है ताम्र निर्मित श्रृंगारदान। मृतिका पात्र के ढक्कन पर एक आलेखन में 2 हिरण, माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और मनुष्य को बकरे के साथ दफनाने के साक्ष्य। पैरों में सांप दबाए गरुड़ की मूर्ति। और जो यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिली हैं। इसके बाद अगर समाधान की यहाँ पर बात करी जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर हड़प्पा में जो लाशें होती थी वो पूरी की पूरी दफनाई जाती थी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। उसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये सिंध के लरकाना ज़िले में है, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो सबसे फेमस है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है पशुपति की मोहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए इसको सिर्फ माना गया है कि ये शायद, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसे त्रिशूल की आकृति मानी गई है। तो ये जो आप देख सकते हैं, इसे त्रिशूल की आकृति मानी गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये 2 सींग की तरह है, इसलिए इसे भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, ठीक है। शिव का प्रतीक माना गया है इस त्रिशूल की वजह से। बाकी ये जो आकृति है, सींग इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से इसे फिर पशुपति का नाम दिया गया है। तो ये शिव का ही एक रूप माना जाता है। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले यहाँ नीचे आप देखिए, नीचे आपको एक वो जानवर दिखाई दे रहा होगा, ये है हिरण, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे या आगे बोल सकते हैं हम, ये हमें हिरण दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाथी, ठीक है, यहाँ पर हाथी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चीता,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए गैंडा दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखिए भैंसा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसके दाईं तरफ कौन से हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि दाईं तरफ कौन से हैं या फिर बाईं तरफ कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, दाईं तरफ हाथी और चीता, और बाईं तरफ जो आपका गैंडा और भैंसा, ठीक है। और आगे की तरफ या नीचे की तरफ हिरण। पशुपति की ये संज्ञा दी गई है इसे। अब देखिए योगी की मुद्रा में ये आप देख सकते हैं, ध्यान की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। पशुपति शिव की इसे जो संज्ञा है वो दी हुई है। और इसका जो एक किनारा है आप देख सकते हैं वो खंडित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अन्नागार मिला है। अन्नागार हमें हड़प्पा से भी मिला था, लेकिन जो हड़प्पा का अन्नागार है वो बड़ा है। उसके बाद यहाँ के जो भवन मिले हैं, उनका निर्माण लाल ईंटों से किया गया। इसके बाद इसमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसका जो सिर है वो पुजारी की मूर्ति मिली है पत्थर की, जिसका कि सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ बद्धे और तस्तरी नुमा उसके कान हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्नानागार मिला है, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपसे अन्नागार पूछे कहाँ का सबसे बड़ा है, तो वो आपका हो जाएगा हड़प्पा, और स्नानागार पूछे तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। तो स्नानागार मिला है, इसमें कुल 6 प्रवेश द्वार बताए जाते हैं, और इसके पश्चिम दिशा में बरामदा नहीं है, और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ हैं। हड़प्पा इसको जो मोहनजोदड़ो है, इसके और भी कई नाम बताए गए हैं, जैसे कि इसको सबसे पहले तो मुर्दों का टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला, इसे स्तूपों का टीला भी नाम दिया गया है। स्तूपों का टीला भी नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए ये जो स्नानागार है ये बहुत ही बड़ा है। ये उस टाइम पे लगता है कि जैसे भी कोई, ये सार्वजनिक स्नानघर है, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन होता होगा बड़ा, तो उसमें सब जगह जो नहाते हैं सब लोग एक साथ, तो उस टाइप से ये किसी उद्देश्य से बनाया होगा। उसके बाद देखिए एक वृषभ प्रतिमा मिली है। तो ये आप देखिए एक वृषभ की प्रतिमा मिली है, आप देख सकते हैं। तो ये जो वृषभ प्रतिमा है ये काश्य की प्रतिमा है, ठीक है। काश्य की ये बनी हुई है, और इसके चेहरे पर गुस्से व आक्रामकता के भाव हैं, और इसके गले में रस्सी है। उसके बाद नेक्स्ट है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। ये पत्थर से ये निर्मित है, और इसके जो नेत्र हैं वो आप देखिए नेत्र समाधि अवस्था में है। इन्होंने ध्यान लगाया हुआ है, उस अवस्था में इनके जो नेत्र हैं। और इन्होंने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो त्रिफुलिया ओढ़े हैं, यानी कि 3 पत्ती वाले, ये देखिए जो 3 पत्ती बनी हुई हैं, 3 पत्ती वाले ये शॉल ओढ़े हुए हैं, इसे त्रिफुलिया बोलते हैं। हल्की इनकी दाढ़ी दर्शाई गई है, एक कंधे पर इन्होंने ये शॉल जो है वो डाला हुआ है। तो ये योगी की मूर्ति है, त्रिफुलिया वाले उतरिया ओढ़े हुए। उसके बाद मोस्ट फेमस है नर्तकी की मूर्ति। सबसे पहले तो देखिए ये जो मूर्ति है वो कांसे की बनी हुई है। इसका जो साइज है वो 9 सेंटीमीटर की है। इसके आप देख सकते हैं इसका जो दाहिना हाथ है वो कमर पर रखा हुआ है, और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में हल्का सा मुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से जो पैर है वो मुड़ा हुआ है। अब इस जो इनकी जो बायां हाथ है उसमें आप देखेंगे, मैं इसे जूम कर देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये निवस्त्र हैं, यानी कि इन्होंने कड़े पहने हुए हैं हाथ में, गले में पहना हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना, ठीक है। वस्त्र इन्होंने नहीं पहना है। उसके बाद इन्होंने बालों का अपना जूड़ा बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए गले में इनके आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा हार। अब देखिए इनके अगर हम दाएं हाथ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 2 कड़े पहने हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने
ये 2 बाजूबंद टाइप का पहना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 कड़े इन्होंने एक हाथ में पहने हुए हैं। इनकी जो काउंट है वो ध्यान रखिएगा कि 4 कड़े इन्होंने दाएं हाथ में पहने हुए हैं। उसके बाद अगर हम इनका बायां हाथ देखें तो बाएं हाथ में आप देख सकते हैं इन्होंने जो अपनी कलाई है वहाँ से लेकर और अपनी बाजू, पूरी बाजू तक इन्होंने कड़े पहने हुए हैं। ठीक है, और एक हाथ में इनके बाएं हाथ में सिर्फ 4 कड़े हैं, दाहिने हाथ में सिर्फ 4 कड़े हैं। और अगर आपसे पूछे कि किस विधि से बनाया हुआ है तो ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाया हुआ है। वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो वो हमें मिला है टीकरी में नाव का रेखा चित्र, भट्टे में गले हुए तांबे के ढेर, संगमरमर के साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य और पुरोहित आवास, ये पुरोहित है, पुरोहित आवास, नुकीले किनारे के गिलास और कटोरियाँ, बर्तन मिले हैं यहाँ पर, चिकनी मिट्टी के बने पकाए बर्तन, बकरी, हिरण, गीदड़, लाल मिट्टी के बर्तनों पर इनकी आकृति मिली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं उसमें जो सबसे सुंदर है वो मिली है एक श्रृंगी बैल या हम्पड़ बैल जिसको बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर मिली है। सर्वाधिक सुंदर उसकी आकृति है एक श्रृंगी बैल की, अगर आपसे पूछ ले जाए एक श्रृंगी बैल। ठीक है, एक श्रृंगी बैल सर्वाधिक सुंदर आकृति मानी जाती है हम्पड़ बैल की। उसके बाद वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप ये भी मोहर पर मिला है, और ठीकरे पर अंकित देवी के सामने बंधे पशु बलि, इसका भी जो मोहर पर है वो अंकन मिला है। उसके साथ ही सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कपास के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। इसके साथ ही आप 2 बातें और ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और यहाँ पर नगरों में जो घरों का विन्यास किया गया था वो किस पद्धति पर किया गया था, तो वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी के बचे हुए जो स्थल हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।